हे फ्रेंड्स, और कैसे आप सब। आपका मेरे चैनल हिस्ट्री बफ में एक बार फिर से स्वागत है। और प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाले हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चालकोलिथिक एज, जिसको ताम्र युग भी कहा जाता है, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अक्सर दोस्तों इसे कॉपर एज यानी कि ताम्र युग भी कहा जाता है, जो कि न्यूलिथिक एज और ब्रॉन्ज एज के बीच का ट्रांजिशन समय था। मतलब कि जिसमें और कुछ और चीज़ों का डेवलपमेंट भी हुआ और लोगों ने और कई बेहतर तरीके निकाले लाइफ को आसान बनाने के लिए। दोस्तों, असलियत में चालकोलिथिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि यूनानी शब्द से लिया गया है, चालको प्लस लिथिक से, जिसका अर्थ है खलकोस प्लस लिथोस, जिसका अर्थ है कि यह तांबे और पत्थर का युग भी कहा जाता है। इसे एनोलिथिक के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है तांबा। और इसलिए दोस्तों इसे नवपाषाण काल यानी कि न्यूलिथिक एज का भी हिस्सा माना जाता है। हालांकि दोस्तों इसे मूल रूप से नवपाषाण और कांस्य युग यानी कि न्यूलिथिक और ब्रॉन्ज एज के बीच संक्रमण के रूप से भी परिभाषित किया गया था। यानी कि दोस्तों जिसमें नवपाषाण काल यानी कि न्यूलिथिक एज के मुकाबले विकास की तरफ और ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसमें कॉपर या तांबे का उपयोग को अधिक महत्व दिया गया था, तभी इसे ताम्रयुग भी कहा जाता है। कि दोस्तों हमें कुछ एविडेंसेस के आधार पर यह पता चलता है कि दक्षिणी लेवेंट में धातुओं का पहला ज्ञात उपयोग ताम्रपाषाण काल यानी कि 5वीं से 34 सहस्त्रवादी ईसा पूर्व के अंत तक के दौरान होता है। वही दोस्तों उस समय से 500 से अधिक धातु की या कहें तो कॉपर की, ताम्र की वस्तुएं मुख्य रूप से होर्डिंग्स, दफन और निवास अवशेषों में पाई गई थी। वही दोस्तों अधिकांश धातुएं इजराइल और जॉर्डन के दक्षिणी भाग में साइटों से मिलती हैं। वही दोस्तों अगर हम बात करें इसके कालक्रम यानी कि टाइमलाइन की, तो दोस्तों ताम्रपाषाण काल पर एक विशिष्ट तिथि अंकित करना कठिन है, यानी कि इसके सही समय की जानकारी अभी नहीं है। न्यूलिथिक या मेसोलिथिक जैसी अन्य व्यापक श्रेणियों की तरह एक स्थान और समय में रहने वाले लोग एक एक विशेष समूह को संदर्भित करने के बजाय, मतलब यह लोग एक स्थान पर टिककर नहीं रहते थे। वही इस युग की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं भी होती थी, जिसमें चित्रित मिट्टी के बर्तन और तांबे दोनों शामिल हैं। वही इसके कुछ अवशेष भी उत्तर पूर्वी सीरिया की हलाफियन संस्कृति में लगभग 5500 ईसा पूर्व में पाए जाते हैं। दोस्तों हमें लोगों के एक जगह से दूसरे जगह के जाने के भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं। जैसे प्रारंभिक में ये लोग 5500 से 3500 ईसा पूर्व में अनातोलिया, लेवेंट और मेसोपोटामिया से चलकर एशिया, यूरोप में निकट पूर्व, मध्य और पूर्वी यूरोप में जाके पहुँचे। इसके बाद दोस्तों ये वहाँ से चलकर मध्य और पश्चिमी भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी से उत्तरी और मध्य इटली के बीच दक्षिणी फ्रांस, पूर्वी फ्रांस और पश्चिमी स्विट्जरलैंड में जाके पहुँचे। वही दोस्तों ये इबेरियन प्रायद्वीप में यानी कि इबेरियन पेनिनसुला में ये पहुँचे, और इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण संस्कृति यानी कि पैलियोलिथिक एज का प्रसार आंशिक प्रवासन और स्थानीय स्वदेशी लोगों द्वारा नई तकनीकों और भौतिक संस्कृतियों को अपनाना था। वही दोस्तों अगर हम बात करें ताम्रपाषाण कालीन जीवन शैली की, तो किसान आमतौर पर भेड़, बकरी, मवेशी और सूअर जैसे घरेलू जानवरों को पालते थे, जो शिकार और मछली पकड़ने के पूरक आहार भी थे। वही अक्सर तौर पे ताम्रपाषाण किसानों द्वारा उगाई जाने वाली फसलों में जौ, गेहूं और दालें भी शामिल थी। वही दोस्तों इसके साथ साथ ताम्रपाषाण समाजों ने लदे जानवरों, तांबे और चांदी के अयस्कों, बेसॉल्ट, कटोरे, लकड़ी और रेजिन की मूर्तियों में कुछ लंबी दूरी के व्यापार को भी अपनाया। लोग समूहों में नदियों के पास रहते थे, इससे उन्हें खेती और शिकार के साथ साथ एक दूसरे की देखभाल करने में भी मदद मिली। दोस्तों अगर हम बात करें पोएट्री यानी कि मिट्टी के बर्तनों की, तो ताम्रपाषाण काल में लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार की मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाता था। वे आमतौर पर काले या लाल रंग के मिट्टी के बर्तनों में चित्रित मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल भी किया करते थे। वही चित्रित मिट्टी के बर्तन ताम्रपाषाण संस्कृति की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक है, यानी इसे कॉपर के साथ साथ काफ़ी महत्वता दी गई थी। वही कुछ सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले मिट्टी के बर्तनों में तने वाले कप, बड़े भंडारण जार, टोटीदार बेसिन और चम्मच, कटोरे और टोटीदार फूलदान भी शामिल थे। ये दोस्तों आहार संस्कृति के लोगों ने यानी कि खेती करने वाले लोगों ने काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन भी बनाए, जिन्हें चारों ओर सफ़ेद डिजाइनों से सजाया गया था। दोस्तों अगर हम ताम्रपाषाण कालीन यानी कि चालकोलिथिक एज के मकान और दफन शैलियों की बात करें, तो इसमें ज़्यादातर जो घर बनाए गए थे किसानों द्वारा, वो मिट्टी या ईंट के पत्थरों से बनाए गए थे। दोस्तों ये सारे घर एक विशिष्ट पैटर्न में जुड़े हुए थे, एक चेन की तरह, और एक छोटे छोर के साथ एक दीवार से जुड़े रहते थे। अगर हम बात करें एक पैटर्न की जो बड़ी बस्तियों में देखा जा सकता था, पर एक बड़ा सा आंगन था जिसके चारों तरफ कमरे थे। वही कुछ घर सीधे पैटर्न में भी नहीं होते थे। इसी से संबंधित कुछ गोलाकार घरों की भी पहचान की गई है। दोस्तों अगर हम बात करें इनके दफन शैलियों की, इसमें भी इनके आकार अलग अलग होते थे या भिन्न होते थे। वही दोस्तों इनमें कुछ कब्रों का आकार जो था वो अलग अलग होता था, और कुछ को पत्थर से काट के भी बनाया जाता था, क्योंकि दोस्तों ये लोग मृत्यु के बाद के जीवन में भी विश्वास रखते थे। इसलिए मृतकों को उनके घरों में उत्तर दक्षिण दिशा में बर्तन के खाद्य पदार्थों के साथ दफनाया गया था। इस युग में प्रचलित विभिन्न संस्कृतियां जोरवे संस्कृति, मालवा संस्कृति भी थी। यही कुछ मिट्टी की महिला मूर्तियों से अभी पता चलता है कि उन्होंने कई देवियों की पूजा भी की थी। अब प्रमाण हमें इनाम गांव और नेवासा से मिलता है।
तो अब हम बात करने जा रहे हैं ताम्रपाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण की। तो इसमें हमें यह पता लगेगा कि ताम्रपाषाण युग के लोगों ने सबसे पहले चित्रित मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया था। दोस्तों ऐसे भी कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिससे पता लगता है कि कई नवपाषाण काल के एविडेंसेस ताम्रपाषाण काल में लुप्त हो गए थे और इसलिए इस संस्कृतियों को नवपाषाण ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है। वही दोस्तों ऐसा भी पता चलता है कि ताम्रपाषाण समुदायों ने प्रायद्वीपीय भारत यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपना पहला गांव स्थापित किया और नवपाषाण समुदायों की तुलना में कहीं अधिक अनाज की खेती भी की। वही ताम्रपाषाण स्थलों पर कोई हल या कुदाल नहीं मिला है। शिशु मृत्यु दर भी बहुत अधिक थी। वही दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि ताम्रपाषाण काल ने सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान एक अद्भुत सभ्यता का निर्माण भी किया। ऐसा भी माना जाता है कि लगभग 6000 ईसा पूर्व तांबे का गलाना शुरू हो गया था जिसका उपयोग औजारों के निर्माण के लिए किया जाता था। ये बाद में पहियों और अन्य उपकरणों के आविष्कार के लिए सीसा और टिन यहाँ तक कि कांस्य का भी उपयोग किया गया था। वही दोस्तों इस काल के कला और शिल्प की बात करें तो इसमें ज़्यादातर लाल और नारंगी रंग के पहिए से बने मिट्टी के बर्तन थे। मुख्य रूप से मिट्टी के बर्तनों को रैखिक डिजाइनों में चित्रित किया गया था और इसमें काले वर्णक में और विभिन्न आकृतियों से सजाया गया था। इस समय काली और लाल मिट्टी के बर्तन पहली बार अस्तित्व में आए थे। वहीं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार के लोगों ने कई तरीके के बर्तनों का उत्पादन भी किया और ताम्रपाषाण युग के लोग विशेषज्ञ ताम्रकार, हाथी दांत बनाने वाले, चूना बनाने वाले और टेराकोटा कारीगर भी थे। साथ दोस्तों लोगों को कताई और बुनाई का ज्ञान भी था। वही कपास और रेशम के धागे भी महाराष्ट्र के स्थलों से पाए गए थे। वही दोस्तों अगर हम ताम्रपाषाण काल की महत्वता की बात करें तो इसमें पहले पे आता है कि जलोढ़ क्षेत्र और घने जंगलों को छोड़कर पूरे देश में ताम्रपाषाण क्षेत्र का काफ़ी विस्तार हुआ था। लोग ज़्यादातर पहाड़ियों और नदियों के पास बसे थे। इसी के साथ साथ लोग पत्थर और तांबे के सूक्ष्म पाषाण औजारों का इस्तेमाल भी किया करते थे। इसके साथ वे गलाने की कला भी जानते थे। उन्होंने दोस्तों पहली बार चित्रित मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग भी किया। ज़्यादातर सभी काले और लाल पहिए वाले बर्तनों का इस्तेमाल भी किया करते थे। इन बर्तनों का उपयोग खाना पकाने, भंडारण, पीने और खाने के लिए अक्सर किया जाता था। लोटे और थाली का प्रयोग भी देखने को मिलता है। दोस्तों अक्सर यह भी पता चलता है कि ताम्रपाषाण के लोगों का भारत में बड़ा गांव था और अनाज की बड़ी मात्रा में वे खेती करना भी जानते थे। ऐसे में उन्होंने गेहूँ, जौ, दाल और चावल भी उगाए। वही इसके साथ साथ दोस्तों मछली और चावल महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ थे। कायथा, इनाम गांव और एरण के लोग संपन्न थे जबकि चिरांद और पांडी, राजार धीबी के लोग गरीब थे। महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में जबकि दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में दफनाया जाता था। दोस्तों अब हम ताम्रपाषाण के व्यापार और वाणिज्य यानी कि इसके ट्रेड और कॉमर्स की बात कर रहे हैं। तो ताम्रपाषाण समुदायों के लोगों ने अन्य समकालीन समुदायों के साथ सामग्रियों का व्यापार और आदान प्रदान भी काफ़ी किया। एक ऐसी बड़ी बस्ती व्यापार और विनिमय के प्रमुख केंद्रों के रूप में कार्य भी करती थी। वही उनमें से कुछ स्थल थे आहार, गिलुंड, नागदा, नवटोली, एरण, प्रभास, रंगपुर, प्रकाश, दायमाबाद और इनाम गांव। दोस्तों जो ज़्यादातर खेती करने वाले लोग थे वो तांबे के स्रोत के करीब बस गए और मालवा और गुजरात में अन्य समकालीन समुदायों को तांबे के उपकरण और वस्तुओं की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वहीं मालवा, जोरवे और प्रभास संस्कृतियों में पाए जाने वाले अधिकांश तांबे यानी कि कॉपर की कुल्हाड़ियों पर समान चिन्ह भी अंकित थे जो यह संकेत दे सकते हैं कि यह उन लोहारों के ट्रेडमार्क हो सकते हैं जिन्होंने उन्हें बनाया था। वही दोस्तों कई दूर दराज इलाके में भी कई स्थलों पर इनाम गांव के मृत भांड मिले हैं। इससे यह पता चलता है कि जोरवे लोग मिट्टी के बर्तनों का व्यापार दूर दूर तक किया करते थे। वही दोस्तों अक्सर यह भी पता चलता है कि नदी परिवहन के अलावा लंबी दूरी के व्यापार के लिए पहिएदार बैलगाड़ियों का उपयोग भी किया जाता था। पहिएदार बैलगाड़ियों के चित्र बर्तनों पर भी पाए गए थे। अर्थव्यवस्था काफ़ी हद तक निर्वाह कृषि, स्टॉक जुटाने, शिकार और मछली पकड़ने पर ही आधारित थी। इसके साथ दोस्तों अगर हम इम्पोर्टेंट चालकोलिथिक की बात करें यानी कि इसके कल्चर्स और साइट्स की बात करें तो इसमें हमें ज़्यादातर भारत में ही मिलेंगे। जैसे कि आहार कल्चर 2800 से 1500 ईसा पूर्व में, कयाथा कल्चर 2450 से लेके 700 ईसा पूर्व तक, बालवा कल्चर 1900 से लेके 1400 ईसा पूर्व, सवालदा कल्चर 2300 से 2000 ईसा पूर्व, जोरवे कल्चर 1500 से 900 ईसा पूर्व में, प्रभास कल्चर 2000 से लेके 1400 ईसा पूर्व में और वही रंगपुर कल्चर 1700 से लेके 1400 ईसा पूर्व में थे। वही दोस्तों कॉपर के डेवलपमेंट से ही इसके उपयोग में अब तक का सबसे बड़ा विस्तार हुआ है। वही इससे हमें यह मिलता है कि 1831 में माइकल फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज और उनके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उद्योग के बाद के विकास का परिणाम स्वरूप हुआ, जिसमें 19वीं शताब्दी की शुरुआत में विद्युत टेलीग्राफ का आविष्कार शामिल था, जिसमें अक्सर तांबे के साथ विद्युत संकेत भेजना भी शामिल था। वही दोस्तों तार व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रभावों के साथ महाद्वीपों और महासागरों के नीचे लगभग तत्काल संदेशों को प्रसारित करना पहली बार संभव हो सका।
क्योंकि दोस्तों हर चीज़ का जड़ जो होता है वो पास से ही जुड़ा होता है। तभी आज लाखों साल पहले इस्तेमाल किए गए औजार और टूल्स आज के डेवलपमेंट में काफ़ी योगदान भी दे रहे हैं। वही ताम्रपाषाण काल में धातु प्रौद्योगिकी में तांबे का प्रभुत्व था। इसलिए दोस्तों वह यह समय था जब यह पता चला कि तांबे में टिन मिलाकर कोई भी कांस्य बना सकता है। एक धातु मिश्र धातु किसी भी घटक की तुलना में कठिन और मजबूत होती है। वही दोस्तों अक्सर ताम्रपाषाण लोग घरेलू पशुओं का पूरा उपयोग नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे उनका उपयोग केवल भोजन के लिए करते थे, ना कि दूध के लिए। वे अक्सर यह सोचा करते थे कि दूध जानवरों के बच्चों के लिए है। उन्होंने ज़्यादा खेती नहीं की। वे काली कपास की मिट्टी के क्षेत्र में रहते थे, जिसमें खेती के लिए लोहे के औजारों की आवश्यकता भी होती थी, और हाल या कुदाल का कोई निशान नहीं होता था। ये दोस्तों बड़ी संख्या में बच्चों के दबे होने के निशान भी मिले हैं, जो पोषण की कमी और महामारी के फैलने का संकेत भी देते हैं। वही दोस्तों लोगों को दो धातु के मिश्रण का ज्ञान भी नहीं था, इसलिए वो मजबूत धातु के कांसे का अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर सकते थे। तांबे की अपनी सीमाएं थी और इसकी आपूर्ति भी कम थी। वही लोगों को लिखने की कला का ज्ञान भी नहीं था, और वे सिंधु लोगों के तकनीकी ज्ञान से कोई लाभ भी नहीं उठा सकते थे। दोस्तों अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में ताम्रपाषाण स्थल की बात करें, तो सिंधु क्षेत्र में हमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ो, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, चत्रुदड़ो, झुगरी, अमरीक और झंगरी मिलेंगे। दोस्तों गंगा क्षेत्र में कौशाम्बिक और आलमगीरपुर मिलेंगे। वही दोस्तों इसके साथ ब्रह्मपुत्र क्षेत्र, महानदी क्षेत्र, चंबल क्षेत्र, पसेवा, नागदा, परमारखिरी, तुंगिनी, मेटवा, तकराओ, द भिलसुरी, मौरी, घंटा बिलौडी, बेतवा, बिलावती, अष्ट, सौराष्ट्र क्षेत्र, रंगपुर, आहारी, इसके साथ साथ कई और क्षेत्र भी शामिल हैं। इसी में दोस्तों गोदावरी प्रवर क्षेत्र में जैसे कि जोयर, नासिको, कोपरगांव, निवासा, दाइमाबाद, भीम क्षेत्र, करेगांव, चंदौली के साथ दोस्तों कर्नाटक क्षेत्र में पिकलितली और मस्की शामिल हैं। अगर दोस्तों हम इस एज के डिक्लाइन की बात करें, तो मध्य भारत की ताम्रपाषाण संस्कृतियों में लगभग 2000 ईसा पूर्व में अचानक गिरावट देखी गई। वही शायद शुष्कता में वृद्धि के कारण। हालांकि कुछ बस्तियों जैसे कि दक्षिणी दक्कन में इनाम गांव लगभग 700 ईसा पूर्व तक बसी हुई है। कई अन्य क्षेत्रों को छोड़ दिया गया था। ऐसे में हालांकि कुछ बस्तियां जैसे कि दक्षिणी दक्कन में इनाम गांव लगभग 700 ईसा पूर्व तक बसी हुई है। कई अन्य क्षेत्रों को छोड़ दिया गया प्रतीत होता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में चालकुलेथिक यानी कि ताम्र युग के बारे में बात की है। और दोस्तों आज भी ताम्र युग में हुए कई आविष्कार आज के दौर में भी बहुत काम आ रहे हैं। अगली वीडियो में दोस्तों हम कांस्य युग यानी कि ब्रॉन्ज एज की बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद। मैं आपका दोस्त अंशु।